हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं अभी पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है, ये क्लास 11 का एक टॉपिक है और जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जो चैप्टर है, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। जो पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल है, देखिए ये वाले चैप्टर में के कुछ सिग्निफिकेंस मैं आपको बता रहा हूं। इस साल इस चैप्टर से नीट 2025 में 4 क्वेश्चन आए। तो जिसमें 4 क्वेश्चन जो आए वो सारे के सारे फ्रॉग में से आए। इसके अंदर में जो एनाटॉमी दी गई है एनिमल्स की, वो पुराने एनसीईआरटी में 3 एनिमल्स की एनाटॉमी दी गई थी, अर्थवर्म, फ्रॉग और कॉकरोच। तो अर्थवर्म तो बहुत पहले ही डिलीट हो चुका है, उसके बाद बचे थे फ्रॉग और कॉकरोच। तो इस चैप्टर में से कॉकरोच से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फ्रॉग से 4 क्वेश्चन आए। दूसरी बात यह है कि इसमें एक टॉपिक एनसीईआरटी में से हटा दिया गया है, लेकिन वो टॉपिक अब भी एनएमसी की या एनटीए का जो नीट का ब्रोशर है उसमें अभी भी दिया गया है, और बिना उसे पढ़े आगे के जितने भी चैप्टर्स थे, ठीक है, जितने भी चैप्टर आगे आएंगे, फॉर एग्जांपल जो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो सारे के सारे जो है बिना इसके आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ये बहुत बेसिक चीज है। तो इसमें जो पहली चीज मैं आपको आज पढ़ाने जाने वाला हूं उसका नाम होगा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू। देखो, नए एनसीईआरटी में से ये एनिमल टिश्यू वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है, लेकिन इसे बिना पढ़े हमें आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो ये एक बेसिक है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़िए, पहली क्लास है। ठीक है, और हो सके तो इस जो भी ये लेक्चर है इसके आप नोट्स बना लीजिए, तो और भी अच्छा होगा आगे आपको याद रखने में। नहीं तो मेरे लेक्चर तो यूट्यूब में अपलोड रहेंगे ही, आपको कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इस दुनिया में 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहेंगे क्या, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा जो होता है वो होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा क्या होगा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल्स। ठीक है, या ग्रुप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। सो हम इंसान क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें जो फंक्शंस होते हैं, जितने भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, वो सारे के सारे फंक्शन सिर्फ एक सेल के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, respiration and reproduction are performed within a single cell, सिंगल सेल मतलब एक ही सेल के अंदर में सारे के सारे जो
फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, वो सारे के सारे इसमें एक सेल के अंदर में ही हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे इस मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में यही सेम बेसिक फंक्शन, यही सारे सेम बेसिक फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ये जो फंक्शंस है वो अलग अलग सेल के ग्रुप्स परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सेम बेसिक फंक्शंस आर performed by different groups of cells in well organized manner। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, सबसे पहले मैंने ये वाला चैप्टर जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल आज मैंने स्टार्ट किया। इसमें हमने एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा। उसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि क्या, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, ठीक है, वो सारे के सारे एक सिंगल सेल के अंदर ही हो जाते हैं। उनको एक से ज्यादा सेल की जरूरत नहीं होती, एक ही सेल होती है, उसके अंदर ही डाइजेशन भी हो रहा है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, उसके अंदर रेस्पिरेशन भी हो रहा है। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारी तरह, ठीक है, उसमें यही बेसिक फंक्शंस डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म करते हैं, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। मैं एक मिनट कैमरा चेक कर लेता हूं कि ये सब कवर हो रहा है या नहीं, तब तक आप इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ पॉइंट्स इसमें अपन पढ़ेंगे। चलो कुछ पॉइंट्स इसमें पढ़ेंगे। आप सभी हाइड्रा के बारे में तो जानते ही होंगे। हाइड्रा कौन है? ये फाइलम सिलेंट्रेटा का एक मेंबर है। ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा, एनिमल किंगडम में 11 फाइलम होते हैं। पहला फाइलम पोरीफेरा, दूसरा जो फाइलम होता है सिलेंट्रेटा होता है, उसका एक मेंबर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रा। ठीक है, और हाइड्रा एक सिंपल एनिमल है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म क्यों है? क्योंकि इसके अंदर में कोई भी ऑर्गन्स नहीं होते। इसकी पूरी बॉडी जो होती है उसमें पूरे टिश्यूज से ही बनी हुई होती है। अंदर में कोई भी ऑर्गन, हार्ट, किडनी, ब्रेन, लीवर, लंग, कुछ भी नहीं होता है इसमें। तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंपल ऑर्गेनिज्म। वही अगर हम इंसानों की बात करें, हम ह्यूमंस की बात करें, तो हम लोग सिंपल ऑर्गेनिज्म नहीं है, हम लोग है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हमारे बॉडी में हार्ट, लीवर, लंग, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स है। ठीक है, तो इन बॉडी ऑफ सिंपल, इसमें लिखेंगे इन बॉडी ऑफ सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा, तो इसकी जो बॉडी है इट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इसको ठीक है इस तरीके से लिख लेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सिंपल एनिमल जो है हाइड्रा, उसकी बॉडी, ठीक है, द बॉडी ऑफ, इन हटा देंगे अपन, बॉडी ऑफ सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। एंड अब उसकी बॉडी में अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं। ठीक है, and the cells of each type are 1000 in number, very very important। ठीक है, different types of cell, ये बात तो है। ठीक है, इसके बाद अपन क्या लिखेंगे? and the cells of each type are 1000 in number। ठीक है, तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, उसकी बॉडी जो है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, और एक टाइप की सेल के नंबर कितने होंगे? 1000। मान लीजिए उसमें 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगी।
ठीक है। और एक टाइप सेल ऑफ वन टाइप इज इन हाउ मच इन नंबर, दैट इज व्हाट 1000 इन नंबर। क्लियर हुआ यहां पे? तो ये हो गया हाइड्रा के बारे में। इसके बाद एक पॉइंट और आएगा कि हमारी ह्यूमन बीइंग की बॉडी कितने सेल से बनी हुई है। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ बिलियन ऑफ सेल, ठीक है, बिलियंस में, बिलियंस का मतलब होता है 10 टू द पावर 9, ठीक है। ह्यूमन बॉडी, अगला पॉइंट लिखेंगे अपन, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ billions of cells to perform various functions, ठीक है। ये जितने भी मैं पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूं, ये सारे के सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अभी न्यू एनसीईआरटी में तो ये सारे पॉइंट हटा दिए, लेकिन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एनटीए के सिलेबस में अभी भी ये दिया हुआ है, इसीलिए मैं इसको यहां पर रखा हूं। तो आप सब इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। हमारी जो बॉडी है उसमें बिलियन, तो सबसे पहले आप लोग ये कंसेप्ट अपना क्लियर रखें कि बिलियन, मिलियन और ट्रिलियन में क्या फर्क होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं मिलियन की, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 टू द पावर 6 होता है। 1 बिलियन की अगर मैं बात करता हूं तो वो हो जाता है 10 टू द पावर 9, और अगर मैं बात 1 ट्रिलियन की करूं तो वो हो जाता है 10 टू द पावर 12। ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको बातें समझ में आई होगी, ठीक है। अब अपन जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो, इसके बाद अभी हम इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें देखते हैं और कुछ चीजें। देखो देखो नजरों से, तेरी नजरों से, तेरी प्यारी प्यारी सी मुस्कान। हाँ चलो बेटा आगे बढ़ते यहां पर। चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब टिश्यू क्या होता है, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी में लिखा गया है वही वह अपन पढ़ेंगे, जो नीट में आएगा बस उतना ही पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा एक गुण आपको मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, चिंता मत करना बेटा, ठीक है। तो व्हाट इज मीन बाय टिश्यू? टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर cells with intercellular substance performs various functions, ठीक है। तो टिश्यू क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विथ इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। अब ये इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन। अरे वेरियस फंक्शन नहीं बेटा, यहां पे एक गलती हो गई, वेरियस के जगह हम क्या लिखेंगे यहां पर? स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शन, वो मैं गलती से वेरियस लिखा गया, मेरे माइंड से छूट गया, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो ये होती है टिश्यू की एक्चुअल डेफिनेशन। तो अगर मान लीजिए कि आपको मैं 100 सेल दे दूं, 100 सेल्स आपको मैं दे दूं, ठीक है। अब वो 100 सेल का आपने ग्रुप बना लिया। अब पता चला वो जो मैंने आपको 100 सेल दिए थे उसमें एक सेल कुछ अलग काम कर रही है, दूसरी सेल कुछ अलग काम कर रही है, तीसरी सेल कुछ अलग काम कर रही है, चौथी सेल कुछ अलग काम कर रही है। देखो ये ग्रुप ऑफ सेल तो बना, लेकिन क्या हम इसे टिश्यू कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए अगर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ठीक है, सिमिलर का मतलब ये होता है कि ये चारों जो सेल्स है, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको 100 सेल दी थी वो भूल जाओ, ये 4 सेल को ले लो। ये जो 4 सेल्स है ये सारी की सारी 4 सेल्स
अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है। मान लो कि ये डाइजेशन परफॉर्म कर रही है, ये रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रही है, ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रही है, ये वाली सेल एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रही है। तो ये चारों सेल से वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो क्या ये टिश्यू बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। टिश्यू बनाने के लिए क्या चाहिए होता है कि चारों की चारों सेल्स सेम फंक्शन परफॉर्म करें, तब जाकर ये बनेगा क्या? टिश्यू। ये टिश्यू नहीं है। आई बात समझ में? दूसरा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। अब ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस की बात कर रहा है, गौर करना है यहां पर। अब ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या होता है, इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस का ये मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि यहां पर ये सेल है, ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, ठीक है। लेट दिस इज सेल ए एंड दिस वन इज सेल बी, ठीक है। अब सेल ए और सेल बी के बीच में आपको ये जगह दिख रही होगी यहां पर, ठीक है, खाली जगह। इस जगह को हम बोलेंगे क्या? इस जगह को हम बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर सेल्यूलर स्पेस, या इसे हम और क्या बोल सकते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो दो सेल के बीच की जो खाली जगह है, यहां पर कुछ ना कुछ तो भरा हुआ होगा, ठीक है। यहां पर कुछ ना कुछ तो सब्सटेंस भरा हुआ होगा। उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? इंटर सेल्यूलर सब्सटेंस, ठीक है। इंटरसेलुलर सब्सटेंस कह सकते हैं, या उसे हम, उसका एक और नाम भी है इंटरसेलुलर सब्सटेंस का, ग्राउंड सब्सटेंस। ये इसका एक और नाम भी है, उसे हम और क्या कह सकते हैं? मैट्रिक्स। मतलब कि दो सेल के बीच की जो जगह है उसको इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस कह सकते हैं। और ये इस जगह पे अगर कोई सब्सटेंस भरा हुआ हो तो उसे इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोल सकते हैं, या ग्राउंड सब्सटेंस बोल सकते हैं, या मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स होता है, ये काय से बनता है? ये एक स्पेशल टाइप के पॉलीसेकेराइड से बनता है। पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये काय से बनता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड इन द फॉर्म ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या थी? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मान लीजिए चार सेल है, चारों की चारों अलग काम कर रही है, एक सेल रेस्पिरेशन कर रही है, दूसरी डाइजेशन, तीसरी एक्सक्रीशन, चौथी कुछ और कर रही है, और वो चारों सेल का ग्रुप बनता है, तो क्या वो टिश्यू कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। टिश्यू किसे कहेंगे हम? जब चारों की चारों सेल्स एक ही काम करे, ठीक है। ये चारों की चारों एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक फंक्शन, या तो चारों के चारों रेस्पिरेशन करना चाहिए, या तो चारों के चारों डाइजेशन करना चाहिए, या तो चारों के चारों एक्सक्रीशन करना चाहिए। इस हिसाब से ये टिश्यू बनेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स था, है ना। इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनता है। अब ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है, मैं आपको बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है। आई होप कि ये टिश्यू की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई हो। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट, टिश्यू के बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गन्स के बारे में। ऑर्गन क्या होते हैं, ठीक है। टिश्यू के बाद हम पढ़ने वाले ऑर्गन्स के बारे में। नाउ व्हाट आर द ऑर्गन्स, ठीक है। व्हेन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन, व्हेन tissues organized in specific proportion and pattern
forms organ like heart, kidney, lungs, लीवर एटसेट्रा। ठीक है, जब बहुत सारे टिश्यू ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ रहे होंगे कि ऑर्गेनाइज मतलब एक हो जाए, ठीक है, और वो एक कैसे होंगे, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में, एक स्पेसिफिक पैटर्न में टिश्यू ऑर्गेनाइज होना चाहिए और एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ये सारे टिश्यू ऑर्गेनाइज होना चाहिए, तो उसकी वजह से क्या बनेगा, हार्ट बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जैसे कि अगर हार्ट, किडनी, लंग, लीवर ये सारे क्या है, ऑर्गन्स है। ठीक है, चलो अपन हार्ट की बात ले लेते हैं। तो इसमें जो टिश्यू किस तरीके से अरेंज होना चाहिए, अभी मैंने आप लोगों को टिश्यू तो बताया नहीं है, चलो फिर भी आपको मैं आपके उसके लिए बता देता हूं कि किस पैटर्न में टिश्यू अरेंज होंगे कि हार्ट बनेगा। जैसे कि मान लीजिए हार्ट की सबसे ऊपर की जो वॉल होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम बनी होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। उसके जस्ट नीचे पे, ठीक है, अगर अपन हार्ट की जो वॉल है, मान लीजिए ये है हार्ट, ठीक है, हार्ट की वॉल जो है उसमें बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिकार्डियम। ये बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, और ये जो मिडल वाली लेयर है इसको बोला जाता है मायोकार्डियम। ये बनी होती है कार्डियक मसल की। ठीक है, और सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है इसको कहा जाता है एंडोकार्डियम। ये भी बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू की। तो टिश्यूज जो है अगर एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में अरेंज हो जाए तो वो बना देते हैं क्या, ऑर्गन। ठीक है, इसको आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था ऑर्गन के बारे में, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ लास्ट, तो इस तरीके से अरेंज होने चाहिए। ठीक है, आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास का लास्ट टॉपिक मैं अभी बताने जा रहा हूं। इस तरीके से पार्ट पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जब एक से ज्यादा ऑर्गन, व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, फिजिकली और केमिकली, तो वो बनाते हैं क्या, ऑर्गन सिस्टम। तो इसका अपन क्या लिखेंगे, व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट with each other by their chemical or physical interaction forms organ सिस्टम। ठीक है, जब दो या उससे ज्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे बाय देयर केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन, दे विल फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के एग्जांपल्स तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम लिख लो, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम भी लिख सकते हो। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत सारे, ये सारे क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। चलो इसको अपन ऐसे समझते हैं कि अभी पहला अपन यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। देखिए आपने खाना खाया तो जो दांत है, विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग, आपने उस खाने को चबाया। ठीक है, आपने उस खाने को चबाया, तो बताइए ये कैसा इंटरेक्शन था। देखो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ, दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में मिल रहे है ना, सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद एक है, उनका एम एक है, फूड का डाइजेशन। फॉर एग्जांपल देखिए टीथ और टंग क्या कर रहे हैं, खाने को
काट रहे, काट के मतलब उसका एक पेस्ट टाइप का बना रहे, ये था मैकेनिकल या फिजिकल इंटरेक्शन। ठीक है, खाना को आपने निगला, खाना गया इसोफेगस में, और इसोफेगस की जो वॉल है, इसोफेगस की जो वॉल है वो कुछ इस टाइप से मूवमेंट करने लगी। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, ये भी एक फिजिकल इंटरेक्शन हुआ। खाना इसोफेगस से कहां गया? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने उस खाने पे एक्ट किया, और भी डाइजेस्टिव एंजाइम ने एक्ट किया और उस खाने को पचाने में हेल्प की। तो ये कैसा इंटरेक्शन था? केमिकल इंटरेक्शन। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 से ज्यादा ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। लीवर, पेनक्रिया, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ केमिकली और फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सबका जो एंड रिजल्ट होता है दैट इज व्हाट? डाइजेशन ऑफ फूड। हमारा खाना पच जाता है, दैट इज द डाइजेशन ऑफ फूड। तो इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम वर्क करता है। तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस देखिए, ये 11th क्लास के लिए है। 12th क्लास में मैं इवोल्यूशन स्टार्ट करने वाला हूं, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें और नोट्स रोज के रोज बनाएं। फ्री में जूलॉजी क्लास आपको यहां पर। हाँ, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो सेल्स होती है वो सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाती है? टिश्यू। ठीक है, सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाती है? टिश्यू। फिर टिश्यू कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। फिर ऑर्गन्स कंबाइन होके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये जितने भी है जैसे कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, वो अपने वर्क को, इनके जो भी काम होंगे वो सबको बांट लेते हैं। दे स्प्लिट अप देयर वर्क, स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो काम एक ऑर्गन सिस्टम कर सकता है, क्या वो अकेली सेल कर सकती है? मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स एनिमल में बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ठीक है, सेल का अकेले सेल का काम कुछ अलग होगा, लेकिन एक ऑर्गन का काम अलग होगा, बिल्कुल, है ना। सेल और टिश्यूज, जैसे सेल है वो काम नहीं कर सकती जो टिश्यू कर सकते हैं। टिश्यू अकेले वो काम नहीं कर पाएंगे जो ऑर्गन कर सकते हैं। ऑर्गन वो काम नहीं कर पाएंगे जब वो एक दूसरे से एसोसिएट होकर ऑर्गन सिस्टम बना ले। मतलब हर किसी ने अपने अपने काम को क्या कर लिया है? स्प्लिट कर लिया है। ठीक है, सो दे ऑल स्प्लिट अप देयर वर्क। मतलब ये जो है, ये जितने भी हैं, ठीक है, ये इन लोगों ने क्या किया है? दे ऑल स्प्लिट अप देयर वर्क। दे ऑल स्प्लिट अप देयर वर्क in order to exhibit दो चीज। ठीक है, इन लोगों ने अपने वर्क को स्प्लिट क्यों किया? ठीक है, ये इससे दो चीज वो हमें दिखाना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू एग्जिबिट, नंबर 1, डिवीजन ऑफ लेबर। मैंने आपको समझाया, ये सब लोगों ने अपने अपने काम को बांट लिया है अलग अलग। ठीक है, जो अकेले सेल नहीं कर पाएगी जो काम, वो टिश्यू कर लेगा। जो टिश्यू नहीं कर पाएगा वो क्या कर लेगा? ऑर्गन। जो ऑर्गन नहीं कर सकता वो क्या कर लेगा? ऑर्गन सिस्टम। इसे कहते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट में चले जाइए, वहां पर आपको लेबर मिलेंगे। ठीक है, अब लेबर में हर एक लेबर का काम एक समान नहीं होता। किसी का काम होता है कि रेत गिट्टी उठा के लाना, किसी का काम क्या होता है वो ब्रिक्स को जमाना, किसी का काम होता है वो आरसीसी मतलब रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, वो मसाला बोलते हैं हिंदी में, मसाला बनाना। ठीक है, किसी का और भी कई सारे काम होते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। सेम ये सब लोगों ने भी अपना अपने काम को बांट लिया है। इसे कहेंगे हम क्या? डिवीजन ऑफ लेबर बेटा। ठीक है, इसके बाद एक और, एंड contributes to the survival
to the survival of body as whole। मतलब ये सब मिलकर, ठीक है, किस चीज में अपना योगदान देते हैं? हमारी बॉडी के सर्वाइवल में। हम जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? क्योंकि इन सभी लोगों ने अपने अपने काम को क्या कर लिया है? बांट लिया है। और भले इन लोगों ने अपने अपने काम बांट लिए, लेकिन वो हमें कायम किसमें हेल्प करेंगे? हमारी बॉडी को जीवित रखने में, और पूरी की पूरी बॉडी एज अ होल, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी को जिंदा रखने में ये सारे के सारे हमारी हेल्प करते हैं। सो दे ऑल स्प्लिट अप देयर वर्क इन ऑर्डर टू एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज होल। हमारी पूरी की पूरी बॉडी के सर्वाइवल में ये लोग अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।